नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज जाएगा कोर्ट का फैसला। पिता की भावुक अपील, मेरे जीते जी बेटी के हत्यारों को फांसी हो। 2022 में की गई थी हत्या। सीएम स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री धामी ने किया संवाद। कहा, संवाद से भरोसे के नए अध्याय का हुआ आरंभ। उत्तराखंड में 5 और मरीजों में कोविड की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मंत्री धन सिंह बोले, जिले में 25,000 लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में जांच पूरी। 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी पर गिर सकती है गाज। बद्रीनाथ में 2 श्रद्धालुओं के हृदय गति रुकने से मौत। छत्तीसगढ़ से पहुंचा था दल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज फैसला आएगा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। दिसंबर 2022 में लापता हुई थी अंकिता। तो लापता होने के बाद शव नहर से बरामद हुआ था। उत्तराखंड के वनतारा रिजॉर्ट में 2022 को शव मिला था। आरोपी पुलकित न्यायिक हिरासत में है। सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता न्यायिक हिरासत में है। तो पूरे देश की नजर आज कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड कोटद्वार सेशन कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। पूरे देश की नजर आज कोर्ट के फैसले पर टिकी है। मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब सिरको नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। आज कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आने वाला है। 2 साल 8 महीने तक सुनवाई चली और आज अंकिता के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज आ सकता है बड़ा फैसला। साल 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज कोर्ट का फैसला आना है। कोर्ट ने 2 साल 8 महीने तक सुनवाई के बाद 30 मई यानी आज फैसला सुनाने की तारीख तय की है। और आज पूरे देश की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आज पूरे देश की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। आज करीब 2 साल 8 महीने तक इसमें सुनवाई चली, कई गवाह पेश हुए। आज कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आना है। शिव नारायण। हाँ, देखिए, जिस तरीके से ये 18 सितंबर 2022 को ये घटना घटी थी, उसके बाद से ही
जो इस पर कई फैसले, कई बार इस पर ये एक आक्रोशित हुए थे पूरे देश में, इसको लेकर के पूरा जन आंदोलन हुआ था। ये उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे भी कई आंदोलन हुए थे। और जो आज जो फैसला आने वाला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक शर्मसार घटना हुई थी उसी को लेकर के पूरे देश में क्या पूरे उत्तराखंड में सभी जगह, सभी विपक्षी दल हो या कोई राजनीतिक, सभी दलों ने इसकी घोर निंदा की थी। और इस तरीके की जो हुए थे, तो इससे सभी को यही है कि जो भी फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पूर्व में एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से आंदोलन हुए थे, कई बार आंदोलन हुए थे, तो उसी को लेकर के भी यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है कई जिलों में, क्योंकि जो पिछली बार कोर्ट में भी जो फैसले के दिन जो कोर्ट द्वार के अंदर वहाँ पे भी काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। जो आज वहाँ पे कोर्ट में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो संबंधित हैं, उनको ही अंदर जाने दिया जाएगा। और कई जिले, हरिद्वार, देहरादून, कई जिलों में इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसको लेकर के पहले भी सुरक्षा के कई बार बैठकें हुई थी कि कोई ऐसा हादसा न हो जाए या इस तरीके के कुछ उग्र आंदोलन ना हो जाए, तो इसी को लेकर के सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसी को लेकर के भी कोई जो शासन प्रशासन मुस्तैद है। जी बिल्कुल शिवनारायण, और जिस तरीके से अंकिता के पिता का भी स्टेटमेंट हमने सुना, ऐसे में जो उनके और हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनका क्या कहना है? आज उनकी उम्मीदें कोर्ट से किस प्रकार की हैं? देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने जो इसमें आरोपी हैं उनको फांसी की सजा की जो मांग की है, तो जो लोगों का भी यही मानना है कि इस तरीके के लोगों को फांसी की सजा से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके जो इन्होंने कार्य किए थे, एक छोटी उम्र की बच्ची के साथ जो एक घटना की गई थी, हत्या की गई थी, फिर उसको तो उसी को लेकर के जो आम लोग हैं उनकी यही राय है कि ऐसे लोगों को सजा, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज कोर्ट का फैसला आना है। और साल 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आएगा। इसी के चलते पूरे देश की निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आज कोर्ट का फैसला आना है। 2 साल 8 महीने तक सुनवाई चली, कई गवाह पेश किए गए, जिसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है और इसी के चलते पूरे देश की निगाहें आज कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां पिकनिक स्पॉट पर नशे में भिड़े लोग, सिला चौकी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का उत्पात सामने आया है। नशे की हालत में जमकर मारपीट की गई, युवक को कार से कुचलने की कोशिश भी की गई है। स्थानीय ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान और बीडीसी ने नाराजगी जताई है। बाहरी लोगों की आवाजाही से माहौल बिगड़ रहा है। उनका कहना है 2 दिन पहले भी छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। वीडियो वायरल हुआ। सभी आरोपी ऋषिकेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार कर 2 वाहन सीज किए हैं। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर नशे में भिड़े लोग। सिला चौकी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का उत्पात सामने आया है। नशे की हालत में जमकर मारपीट हुई। युवक को कार से कुचलने की कोशिश भी की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार कर 2 वाहन सीज किए हैं। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाहरी लोगों की आवाजाही से माहौल बिगड़ रहा। 2 दिन पहले भी छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार कर 2 वाहन सीज किए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी पहुंचे श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल दमाऊ और झोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया। जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर द्विवेदी ने मुख्यमंत्री सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 36 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए मंदिर समिति लगातार प्रयासरत है और तीर्थ पुरोहितों से संवाद जारी है। चैनल के माध्यम से अभी नैनीताल जनपद के अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो हम समिति है, एक बहुत बड़ा हमारा जो है कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल तक जहां अभी तक 36 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकृत जो है कराया अपने आप को और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में दर्शन किए। हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल जो है कि दर्शन की व्यवस्था। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शेरकोठी, पठानपुरा व इमली रोड पर घटनाओं को अंजाम दिया था, जहां से वो जेवरात, मोबाइल फोन और बाइक ले गए थे। आपको बता दें कि चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि रुड़की के इमली रोड व शेरकोठी, पठानपुरा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के खुलासे के लिए गठित की गई पुलिस टीम ने वारदात से जुड़े 3 शातिर चोरों को नहर पटरी ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अब्दुल सबूर, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद आलीशान बताए गए। देखिए, पिछले 8-10 दिनों में 2 चोरी की घटनाएं रुड़की थाने में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, वादी हैं, उन्होंने ये बताया था कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हुआ, नकबजनी हुई है। पुलिस ने इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एसएसआई और कोतवाल दोनों ने टीमें बना करके इसमें ट्रैकिंग शुरू करी। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थे और कुछ संदिग्धों की लगातार पड़ताल चल रही थी। तो कल रात हमारी टीम ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके पास से इस चोरी का, इन 2 चोरियों में जो सामान में गया था वो 100% रिकवर हुआ है। चोरी की बाइक भी इनकी कब्जे से मिली है। एक और बाइक मिली है जिसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है और हमारा मानना है कि वो भी शायद चोरी की हो सकती है, क्योंकि तीनों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त देवबंद से हैं। तो वहाँ उस संबंधित जिले से वार्ता की जा रही है, उसके बारे में डिटेल लिया जाएगा और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जाएगी। और अब खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार समय समय पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से होने वाले सड़क हादसों को रोकने का प्रयास करती रहती है। वहीं बात करें देहरादून की, तो परिवहन विभाग देहरादून ने जिला सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राज्यसभा सांसद नंसल ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में खजान दास व सरिता पूर भी शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम में जागरूकता रैली के साथ साथ नेक राहवीर सम्मान व सड़क सुरक्षा जागरूक नागरिक सम्मान तथा सड़क सुरक्षा मित्र सम्मान से कई नागरिकों को सम्मानित किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्य अतिथि द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य बाजारों से निकली और लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के गौजानी इलाके में उस समय विवाद छिड़ गया जब एक विशेष समुदाय द्वारा शव को दफनाने के लिए जमीन की खुदाई की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
करते हुए दावा किया कि ये जमीन अधिकृत कब्रिस्तान की सीमा में नहीं आती, बल्कि असल कब्रिस्तान इससे करीब 200 मीटर दूर है। मामला बढ़ता देखकर प्रशासन मौके पर पहुंचा और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भाजपा नेता मदन जोशी ने बताया कि साल 1993 में हुए आपसी समझौते के अनुसार शव केवल तय स्थान पर ही दफनाने की सहमति बनी थी, लेकिन वक्फ कमेटी के कुछ लोगों ने दबाव बनाकर विवादित जमीन पर दफन की कोशिश की। प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों से बात की और दफन पर रोक लगाई। मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे व कोतवाल अरुण सैनी मौजूद रहे। फिलहाल क्षेत्र में शांति है, लेकिन स्थानीय तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने जमीन के सीमांकन और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। किसी के कहने से नहीं दी, कोर्ट ने उसके लिए डिग्री दी है और कोर्ट में सारे स्थानीय लोगों का फोन आया कि हमारे घर के बगल में जो है कब्र खोद रहे हैं, तो हम मौके पे पहुंचे तो देखा यहाँ पर कब्र खोद रहे, तो हमने उनको रोका। हमने उनको रोकने के बाद पहले, क्योंकि जिस घर में मौत हुई, तो हम शांतिपूर्वक निवेदन किया हाथ जोड़ के कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें पूरी सहानुभूति है इन व्यक्ति के साथ जिनका देहांत हुआ है। तो मैंने 10 मिनट इनसे अलग से उस परिवार से बात करी। उसके बाद मैं उन जो है उधर जहाँ पर कब्रिस्तान वाला एरिया है, जो हमारे हिंदू लोगों ने इनको दिया था ताकि इनकी जो लोग देहांत होते हैं तो उनको यहाँ पर वो दफना सके, हमारे लोगों ने दिया। आज धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू क्षेत्र में 20 मीटर में आज इतने बगल में जहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है वहाँ लगे, तो हमने उसका विरोध किया। और ये जांच खुद मुख्यमंत्री जी को गई हुई है, मुख्यमंत्री जी उसमें जांच कर रहे हैं। मैं आज दफनाने को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें एक का कहना था कि जहाँ पर दफनाया जा रहा है वो जगह बच्चे यहाँ पर खेलकूद करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर न दफनाया जाए। जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि लैंड थोड़ी हमारी है, हमने सब कुछ ऑर्डर भी करवाया हुआ है। इस मौके पर हम लोग पहुँचे, मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति देखें, अब ये स्थिति कंट्रोल में है। और अब बात कर रहे हैं रामनगर की, जहां कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 18 बाइकें बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद बाइकों में 6 बाइकें रामनगर क्षेत्र चोरी की गई थी। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार घट रही थी। इन घटनाओं के खुलासे को लेकर लगातार पुलिस टीम प्रयास में लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अमन निवासी गोबरा थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर 18 चोरी की बाइक के बरामद की गई है। थाना रामनगर में काफ़ी समय से वाहन चोरी सक्रिय था। जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह था, इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं। उस एक व्यक्ति जिसका नाम अमन है, आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा 18 बाइकें चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें से 6 गाड़ी रामनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई हैं, 1 कालाडूंगी से, 1 मुखानी से। इसके अलावा 3 गाड़ी थाना काशीपुर से चोरी हैं और 2 गाड़ी ITI से, 1 थाना जसपुर उधम सिंह नगर से है। अन्य गाड़ियाँ थाना से चोरी की हैं और इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी गोबरा बन्नाखेड़ा थाना बाजपुर रहने वाला है। और अभी जो फरार आरोपी हैं उसमें इस संबंध में जो 4 अन्य साथी हैं, 2 लोग जेल में हैं और 2 अभी फरार हैं। हमारे द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। और अब खबर रुड़की से है, जहां के अंबर तालाब क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर अहिल्याबाई होलकर द्वार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुड़की विधायक प्रदीप द्वार का लोकार्पण कर अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के प्रतीक के रूप में हमारे लिए आदर्श हैं। उनके शासनकाल में किए गए जनहितकारी काम आज भी अनुकरणीय हैं। उन्होंने अपने जीवन में सादगी, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा से शासन की मिसाल पेश की। उनका योगदान केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि उन्होंने तीर्थ स्थलों के निर्माण, गरीबों की सेवा और नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर में स्थापित ये द्वार नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम करेगा और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
की जयंती के अवसर पर यहाँ आज प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। यहाँ पर मंदिर है अहिल्याबाई होलकर जी का, और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी वंचित ये जगह थी, तो यहाँ पे प्रवेश द्वार बनने से लोगों को माता राजमाता के बारे में पता लगेगा, जिन्होंने हमारी संस्कार और संस्कृति बचाने का काम किया, जिन्होंने उस समय पर मंदिरों का निर्माण किया जब मुगलों का राज हुआ करता था। तो आज इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया, और आज यहाँ की स्थानीय जनता बहुत खुश है और सभी लोगों के मन में एक उत्साह है। अपनी राजमाता के प्रति सभी एक जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनके इतिहास के बारे में सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग उत्साहित हैं कि उनके बारे में जानने के लिए। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के जन्म सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स गतिविधि में संलिप्त ड्रग्स पैडलरों के विरुद्ध चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा थाने पर 2 अलग अलग डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं गठित पुलिस टीम ने चीला डेम तिराह के पास जाने वाले रास्ते में एक युवक को 180 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी भी बरामद की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम विकास तोमर निवासी किशनपुर बराल थाना रमाला जिला बागपत बताया है। युवक ने पूछताछ में बताया कि वो चरस को मंडावली बिजनौर क्षेत्र में जंगल में हुए भांग के पौधों से निकालकर इकट्ठा करने के पश्चात लाया है और बरामद चरस को ऋषिकेश क्षेत्र में देशी और विदेशी पर्यटकों को ऊंचे दाम पर बेचने जा रहा था। इस अवसर पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला ने बताया कि उक्त युवक से पूछताछ करने के बाद अब पुलिस स्थानीय स्तर पर ऐसे देसी और विदेशी युवकों की तलाश तेज कर रही है जो ऐसे अवैध गतिविधि में शामिल है। अवैध चरस बरामदगी के संबंध में युवक के विरुद्ध थाना लक्ष्मण झूला पर एनडीपीसी एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां देश भर में चल रही एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस अब स्थानीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में विकासनगर में इस विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश सिंह गड़िया शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार को समय की जरूरत बताया और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया। वक्ताओं का कहना था कि इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी बल्कि विकास कार्यों में स्थायित्व भी आएगा। हालांकि कुछ प्रतिभागियों ने इसके संवैधानिक और व्यवहारिक पक्षों पर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को इस मुद्दे की जानकारी देना और जनमत को जागरूक करना रहा। जो देशव्यापी विकासनगर में यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आज देश भर में एक संशोधित विधेयक प्रस्तावित आया है और वन नेशन वन इलेक्शन में किस प्रकार से चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव की बात हो, पारदर्शी चुनाव की बात हो, कम खर्चे की बात हो या चुनाव एक साथ करा करके देश में विकास की रफ्तार बढ़नी चाहिए और एक विकसित भारत की जो हम लक्ष्य देश के सामने रखा है, तो इन चुनाव में सुधारों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देश की जनता के सामने विचारार्थ विषय आया है, तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ के विकासनगर बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ सब लोग आए थे, उनके सामने इस विषय को साझा किया है, उनके सुझाव भी मांगे हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी देश के सभी राज्यों में जाकर के इस विषय पर सबके सुझाव आमंत्रित कर दे। आने वाले समय में ये सदन में आएगा और कानून बनकर के देश के सामने आने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का